नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास पोल साइंस का फर्स्ट चैप्टर समझेंगे, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। गाइस, इस चैप्टर पे ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं और ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम समझने वाले हैं संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था वो कब पेश किया गया था, किसने पेश किया था और इस उद्देश्य प्रस्ताव की क्या विशेषता है उसकी बात करेंगे। और लास्ट एक टॉपिक हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान में ऐसे कौन कौन से प्रावधान है जो कि दूसरे संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि हमने बहुत सारे जो प्रावधान है, बहुत सारे कानून नियम जो है हम दूसरे संविधान से लिए हैं। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो यार वीडियो को एंड तक देखना है ताकि हर एक टॉपिक आपको समझ में आ सके। और कुछ नए दोस्त साथी अगर मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आज के टॉपिक समझते हैं उद्देश्य प्रस्तावना। देखिए दोस्तों, उद्देश्य प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो उद्देश्य प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। ठीक है, अब ये उद्देश्य प्रस्तावना था क्या? तो उद्देश्य प्रस्तावना एक तरीके से इसको हम संविधान का दर्पण कह सकते हैं, आईना कह सकते हैं। ठीक है, इसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, जिससे आपको मतलब ये पता लगता है कि यार जो संविधान जो बनने जा रहा था वो क्यों बनने जा रहा था, संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या था। इस बात का पता हमें किससे लगता है? उद्देश्य प्रस्तावना से हमें पता लग जाता है कि संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या था। ठीक है, अगर आप संविधान को जानना चाहते हो बहुत ही बारीकी से तो आप उद्देश्य प्रस्तावना को आप देख सकते हो, आप संविधान को जान जाओगे। अगर हम उद्देश्य प्रस्तावना की अगर मुख्य बातों की अगर बात करें, मतलब मेन चीजें इसमें क्या शामिल की गई थी, तो यार ध्यान से मैं एक बार उद्देश्य प्रस्तावना को रीड कर रहा हूँ और आपको हर एक लाइन जो मेन जो इसमें लाइन दी गई है उसको मैं समझाऊंगा, तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से समझ। दोस्तों, इसका जो पहला लाइन है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है कि यार भारत जो है ना वो अपनी शासन व्यवस्था को खुद चला रहे हैं, किसी दूसरे के कब्जे में नहीं है। मतलब कोई बाहरी शक्ति अब भारत को नहीं चला रही है, जैसे कि 1947 से पहले ब्रिटेन हमें चला रहे हैं। अब हम क्या है, दूसरे के प्रभुत्व में नहीं है, मतलब दूसरे के शासन में हम काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी शासन व्यवस्था को खुद चला सकते हैं। अपने सभी आंतरिक और बाहरी फैसले हम खुद ले सकते हैं। दूसरा शब्द है समाजवादी। अब समाजवादी मतलब क्या? समाजवादी का मतलब होता है कि सभी को एक साथ लेके चलना है, मतलब सरकार क्या करेगी, सभी के कल्याण के लिए काम करेगी, वो समाजवादी। उसके बाद है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारतीय संविधान में किसी भी एक धर्म को महत्व नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, कोई भी मतलब किसी भी धर्म को महत्व दिया ही नहीं गया है भारतीय संविधान में। इसके अलावा लोकतंत्रात्मक गणराज्य की यहाँ पे बात की गई है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब आपको पता ही है कि भारत अब क्या होगा, एक लोकतांत्रिक देश होगा, एक ऐसा देश जहाँ पे जनता द्वारा सरकार को चुना जाएगा। यहाँ पे किसी राजतंत्र का राज नहीं होगा, किसी राजा का राज नहीं होगा। ठीक है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए जो सरकार है उसका राज होगा। तो पहला लाइन है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 शब्द आ गए। सामाजिक न्याय का मतलब है कि यार समाज में किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। ठीक है, और आर्थिक न्याय का मतलब है कि यार सभी व्यक्ति को विकास के समान अवसर मिले, सभी व्यक्ति को काम, जो भी उनको रोजगार चाहिए वो आसानी से मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है? राजनीतिक न्याय में हम शामिल कर सकते हैं कि यार वोट डालने का अधिकार सभी को मिले, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, वर्ग का हो। ठीक है, वोट डालने का अधिकार दिया गया हो, सरकार को चुनने का अधिकार उसको हो, तो राजनीतिक न्याय में शामिल हो जाएगा। उसके बाद अगला लाइन है, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब क्या है कि भारतीय संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि भाई सभी व्यक्ति को क्या होगा, अपने विचार व्यक्त करने का, अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाएगी, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी जाएगी, किसी भी चीज की उपासना वो कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी धर्म की उपासना वो कर सकते हैं, इसकी पूरी तरीके से स्वतंत्रता भारतीय संविधान में दिया गया था। उसके बाद अगला लाइन है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। तो गाइस, ये संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्तावना था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसके जो मुख्य बातें जो थी, मेन जो इसमें जो शब्द दिए गए थे आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
दोस्तों अगला टॉपिक समझते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि हमारे देश के संविधान में जो अलग अलग जो प्रावधान किए गए हैं, जो नियम लिए गए हैं, वो कौन कौन से देशों से लिए गए हैं। आप लोगों को पता होगा कि हमारे संविधान को कई बार उधार का थैला भी कह दिया जाता है ना। तो बहुत सारे प्रावधान जो है दूसरे देशों के संविधान से हम लिए हैं। वैसे उधार का थैला बिल्कुल नहीं है। जो हमारे देश की उस समय की स्थिति थी, उस स्थिति के हिसाब से जो भी नियम कानून हमारे देश के नेताओं को सही लगे थे, वो नियम कानून उन्होंने हमारे संविधान में लिख दिए थे, है ना। तो हम समझते हैं कि यार कौन से देश से ऐसे कौन से कानून लिए गए हैं, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम ब्रिटेन के संविधान की बात करते हैं। ब्रिटेन के संविधान से जो नियम लिया गया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का जो फैसला है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। आपको पता है कि हमारे देश में जिस किसी भी पार्टी को इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट मिल जाता है ना, 50% प्लस जो वोट मिल जाते हैं, मतलब 50 से ऊपर % अगर वोट उसको मिल जाए तो वो जीत जाता है। तो ये व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई। उसके बाद है सरकार का संसदीय स्वरूप। यह सरकार का संसदीय स्वरूप का मतलब क्या है कि आपको पता होगा कि भारत में क्या है, संसदीय व्यवस्था है, जिसमें क्या है कि यार राष्ट्रपति जो होता है ना, राष्ट्र का मुखिया तो होता है, लेकिन यार वो नाम मात्र का शासक होता है। वास्तविक सत्ता कौन चला रहा है? प्रधानमंत्री चलाता है ना। तो संसदीय स्वरूप ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। वहां पे भी क्या है कि जो वहां पे जो महारानी है एक तरीके से नाम मात्र की शासक है, ठीक है ना। वास्तविक सत्ता कौन चला रहे हैं? तो प्रधानमंत्री चलाते हैं। उसी प्रकार से भारत में भी है। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र के हैं और प्रधानमंत्री देश की शासन व्यवस्था को चला रहे हैं। तो ये संसदीय स्वरूप हो गया। उसके बाद एक कानून के शासन का विचार। कानून के अनुसार, नियम के अनुसार शासन चले, उसका विचार भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला है विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका। विधायिका में अध्यक्ष का पद कैसा होना चाहिए? ठीक है, अध्यक्ष मतलब यहाँ पे प्रधानमंत्री की बात की गई कि प्रधानमंत्री का जो मतलब जो पद है और उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, उसका जो व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। उसके बाद है कानून निर्माण की विधि। कानून निर्माण की विधि कैसी होनी चाहिए? आपको पता होगा कि भारत में कोई भी कानून तभी बनता है जब लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद से जो मतलब बहुमत है वो 1/3 मिल जाए, है ना। उसके बाद ही कोई भी कानून बन सकता है, कोई भी नियम बन सकते हैं। तो कानून निर्माण की विधि जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अमेरिका के संविधान की। अमेरिका के संविधान से जो पहला प्रावधान लिया गया है वो मौलिक अधिकार की व्यवस्था है। यार मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से। हमारे को कितने मौलिक अधिकार मिले हुए हैं? तो हमें 6 मौलिक अधिकार इस समय मिले हुए हैं। पहले 7 थे लेकिन अभी 6 है, ठीक है। उसके बाद है न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायिक पूर्वालोकन क्या होता है? देखिए, न्याय पूर्वालोकन का मतलब होता है कि अगर सरकार ने कोई भी कानून बनाया है, कोई भी नियम बनाया है, तो उसको दोबारा से जांच कर सकती है न्यायपालिका, है ना। और इसके अलावा न्यायपालिका क्या है? इस मामले में बिल्कुल स्वतंत्र है। खुले रूप से क्या कर सकती है? सरकार के किसी भी नियम कानून की जांच वो कर सकती है। उसके बाद बात करते हैं आयरलैंड के संविधान की। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या है? देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से एक व्यक्ति के विकास के लिए अधिकारों की जरूरत होती है, हमें मौलिक अधिकार दिए गए हमारे विकास के लिए, हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए, उसी प्रकार से जो हमारी सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसको कुछ ऐसे मतलब पावर दिए गए हैं, ऐसे कुछ नीतियां उसको बना के दी गई है जिसके माध्यम से, जिसका प्रयोग करके देश की सरकार क्या कर सकती है? अपने जनता का विकास कर सकती है, ठीक है। तो उसी को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। उसके बाद है फ्रांस का संविधान। अगर फ्रांस के संविधान, तो भाई फ्रांस के संविधान से हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। बहुत ही आसान है ये। उसके बाद है कनाडा का संविधान। इसमें से भी 2 प्रावधान की बात यहाँ पे की गई है। एक है अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप। अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप मतलब यहाँ पे भारत में क्या है? केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है राज्य सरकार की तुलना में, है ना। आपको पता होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो पावर जो है, शक्तियों जो है, वो 3 सूचियों में बांटा गया है। केंद्र सूची, राज्य सूची और उसके बाद एक होता है समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची पे तो भाई केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पे राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों शक्ति मतलब दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन समवर्ती सूची के अधिकांश विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? केंद्र सरकार को दिया गया है। तो केंद्र सरकार भारत में ज्यादा पावरफुल है राज्य सरकार के तुलना में। इसके अलावा अगला पॉइंट है अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। जो अवशिष्ट शक्तियां है उसका सिद्धांत भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है? तो भाई देखो, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों ही सूची में जिन विषयों का उल्लेख नहीं किया गया है और अगर उस पर कानून बनाना है, कोई नया कानून बनाना है जो कि तीनों ही सूची में शामिल, तो इसे अवशिष्ट शक्तियों में शामिल किया जाता है। और अवशिष्ट शक्तियों पे कानून बनाने का अधिकार
भी केंद्र सरकार को ही दिया गया है। इससे समझ में आता है कि भाई केंद्र सरकार बहुत ज्यादा पावरफुल भारत में है। तो यार ये था भारतीय संविधान में अलग अलग देशों से कौन कौन से प्रावधान लिए गए, वो टॉपिक था, आपको समझा दिया है। और इसी के साथ आपका जो ये फर्स्ट चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे खत्म होता है, ठीक है। अब इस चैप्टर पे 25 MCQ क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो यार आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और जल्दी से सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो यार, ठीक है। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।